अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में। सो बेसिकली टीबी या जिसको आप लोग टेक्निकल टर्म्स में थीसिस पल्मोनालिस कहते हैं, ये एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स कंटेनिंग एरिया का इन्फेक्शन है। मतलब खासतौर पे ये लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इस इन्फेक्शन के अगर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें, सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय क्रोनिक कफ यानी लंबी खांसी, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस जिसको आप लोग हीमोप्टाइसिस भी कहते हैं, फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस वगैरह। सो बेसिकली एज वी नो कि इट इज़ एन इन्फेक्शन, तो इसका एक पैथोजन भी होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम विच इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो अगर इस पैथोजन के कुछ कैरेक्टर्स पर बात की जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसके नाम को देखें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर माइकोबैक्टीरियम को देखें तो माइकोबैक्टीरियम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, माइको एंड बैक्टीरियम। माइको कहते हैं फंजाइस को। अगर आपको याद हो 9, 10, 11, 12 में आपने कुछ फंजाइस की लाइफ साइकिल याद की थी, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा। सो वो जो माइकोटा है यानी जो माइको है, इट मीन्स फंजाई। मतलब कि माइको एंड बैक्टीरियम, माइको मीन फंजाई एंड बैक्टीरियम मीन्स ऑफ कोर्स बैक्टीरिया। यानी किस तरह का बैक्टीरिया है जो कि फंजाई से रिजेंबल्स करता है, मतलब इसकी जो रिजेंबलेंस है यानी मिलने की सलाहियत है, यानी बहुत ज़्यादा मिलता है फंजाई से। वो क्यों मिलता है, इसका खास करेक्टर है, उसका आगे जाके बात करते हैं। देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कम्स फ्रॉम अ ट्यूबर सेल। बेसिकली ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है यानी जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, उसमें ये आपके लंग्स में खास तौर पर जाके एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको ट्यूबर सेल्स कहते हैं। सो दिस ट्यूबरक्लोसिस कम फ्रॉम द वर्ड ट्यूबर सेल्स, ठीक है। सो ये इसका कुछ नॉमेनक्लेचर लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बिलोंग्स टू बैक्टीरियल फैमिली माइकोबैक्टीरियासी, और इसकी जो जीनस है वो है माइकोबैक्टीरियम। एंड ऑफ कोर्स ये जो माइकोबैक्टीरियासी एंड माइकोबैक्टीरियम दोनों का अगर आप वर्ड मीनिंग देखें तो यानी फंजाई से मिलते जुलते बैक्टीरिया। असल में इसको फंजाई से मिलते जुलते बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? सो आपको पता है कि जब एक फंजाई जिसकी बॉडी को आप हाइफी कहते हैं, जो कि मोस्टली माइसीलियम से मिलकर बनी होती है, अगर आप उसकी ग्रोथ को देखें, सो वो एक स्टिक्ड ग्रोथ करता है। मतलब जब एक फंजाई ग्रो करता है तो जब वो एक उसका सेल डिवाइड होता है तो उसका जो न्यू सेल्स हैं वो प्रीवियस सेल से अटैच रहते हैं, मतलब कि वो अटैच फॉर्म में उनके सेल ग्रोथ करते हैं। सो बेसिकली ये जो माइकोबैक्टीरियम है जब ये ग्रो करता है तब भी इसके जो सेल्स हैं, मतलब जो न्यू बैक्टीरिया बनेंगे, वो दूर नहीं जाएंगे बल्कि आपस में अटैच रहेंगे। वो इस वजह से बिकॉज दिस बैक्टीरिया कंटेन अ वेरी स्पेशल कंपाउंड इन इट्स सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के बाहर कैप्सूल के नीचे, जिसको आप लोग माइकोलिक एसिड कहते हैं। सो बेसिकली माइकोलिक एसिड इज एन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और इसी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो फंगस लाइक होती है, बिकॉज एज वी नो कि एक बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट माइकोलिक एसिड अट्रैक्ट करती है दूसरे माइकोलिक एसिड मॉलिक्यूल को जो कि दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया हैं ये साथ में अटैच रहते हैं। सो नाउ व्हाई दिस बैक्टीरिया लिव टुगेदर, मतलब ये आपस में अटैच किस तरह से रहते हैं? ये इस तरह से अटैच रहते हैं कि जो इनकी जो सेल वॉल के बाहर एक खास किस्म का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग माइकोलिक एसिड कहते हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट जो दूसरा माइकोलिक एसिड है उसको अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये लोग साथ साथ इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, अब इनकी इकट्ठे रहने की सलाहियत को हम लोग एक खास नाम देते हैं। नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया जिसमें वो लोग एक साथ रहते हैं, दिस पर्टिकुलरली इज नोन एज एडजुवेंट प्रॉपर्टी, यानी ये जो द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन टुगेदर, इसको आप लोग क्या कहते हैं? एडजुवेंट प्रॉपर्टी। और ये जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, मतलब कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच रहेगा, सो इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रोथ को आप लोग कहते हैं सुपरिनटेंडेंट कोर्स फॉर्मेशन, ठीक है। यानी सुपरिनटेंडेंट कोर्स फॉर्मेशन मींस द ग्रोथ पैटर्न इन विच वन बैक्टीरिया विच इज गोइंग टू डिवाइड, ठीक है, तो जो उसकी नई डॉटर सेल या फिर सन सेल बनेंगे वो उस पेरेंट के साथ अटैच रहेंगे। सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सुपरिनटेंडेंट कोर्स फॉर्मेशन, ठीक है। सो अगर मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो बेसिकली दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज अ वीकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी इसकी सेल वॉल जो है वो ग्राम पॉजिटिव से रिजेंबल तो करती है, लेकिन एज वी नो कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड ये जो ग्राम स्टेनिंग है इसकी ये ठीक से नहीं हो पाती, बिकॉज एज वी नो कि ग्राम स्टेनिंग में जो आपकी स्टेन्स होते हैं, जो आपकी डाइज होती हैं, उनको सेल वॉल के अंदर जाके एब्जॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब होना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसकी सेल वॉल के बाहर माइकोलिक एसिड की थिक कवरिंग प्रेजेंट है, तो वो जो माइकोलिक एसिड की कवरिंग है वो स्टेन्स को आर पार जाने नहीं देती, जिसकी वजह से ये ग्राम स्टेनिंग में सही से अपेयर नहीं हो पाता। सो ये इसकी वजह है कि दैट्स वाई इट इज़ अ वीकली ग्राम पॉजिटिव। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन के ये इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर का स्ट्रक्चर है कि एज यू कैन सी के फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपके पास एक स्मॉल सा पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, उसके बाद आपकी सेल वॉल है जो कि ग्राम पॉजिटिव से रिजेंबल करती है। एज यू कैन सी कि इसके पास दूसरी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि दिस इज टिपिकली अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड एज यू कैन सी कि कितनी थिक सेल ये आपके पास लेयर है माइकोलिक एसिड की, उसके बाद इसके पास कैप्सूल भी है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। सो एज यू कैन सी कि कितनी थिक स्पेस है आफ्टर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इसी वजह से ये जो आपके स्टेन्स हैं इनसाइड द ग्राम स्टेनिन वो यहाँ पर आके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है। देन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज अपेयर टू बी हाइपर एरोबिक, यानी ये बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेट एरोबिक, यानी इसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। वाई मैंने बताया कि इसकी जो सेल वॉल के बाहर का जो स्पेस है इट इज़ हैवीली डेंस्ड विद द माइकोलिक एसिड कैप्सूल और दूसरे मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारा हर्डल कॉज करते हैं। सो इसके लिए इसको बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, बिकॉज एज वी नो अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दैट पर्टिकुलर थिक लेयर वो ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। अगर इसकी मजीद कैरेक्टर बात करें, सो इट इज़ अ बेसिलस, यानी ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, मोस्टली ये कर्व रॉड्स होते हैं, ठीक है। एंड एज वी सीन दैट इट इज़ अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मतलब कि इट कंटेन अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अराउंड
इट, ठीक है। इट्स जनरेशन टाइम मतलब कि इस एक सेल को डिवाइड होने के लिए 18 से 24 घंटे दरकार होते हैं, मतलब कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा, एज वी नो की जो बैक्टीरिया है ये ग्राम स्टेनिंग से थोड़ा सा इम्प्रीवियस है, ठीक है। तो हम लोग इस बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए खास किस्म की एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज करते हैं, जिसको आप लोग इसकी एक एग्जांपल जील नेस्लन स्टेनिंग, ठीक है। और इसके अलावा फ्लोरेसेंट स्टेनिंग भी होती है, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ ऑरामाइन, ठीक है। अच्छा, सो मतलब कि आपके पास इसकी स्टेनिंग प्रेजेंट है लेकिन ये ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकता, बिकॉज एज वी नो कि ग्राम स्टेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिंक है बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ, यानी कि वो जो स्टेनिंग है वो बैक्टीरिया के खास किस्म का कैरेक्टर शो करवाती है। दैट्स व्हाई वो जो ग्राम स्टेनिंग है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन दिस माइकोबैक्टीरियम कंटेन 9 सीरोटाइप्स, मतलब इसकी 9 स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, देन एज वी नो कि जो माइकोबैक्टीरियम है इसकी जो ग्रोथ है वो ट्यूबर सेल की फॉर्म में होती है, मतलब कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से लिंक्ड होकर ग्रो करेगा, मतलब जब व्हेन दे विल डिवाइड सो दे विल स्टिक टुगेदर, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर जो माइकोबैक्टीरियम की जो ऑब्जर्वेशन है अंडर द माइक्रोस्कोप वो थोड़ी सी इंप्रीवियस हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ किस्म के एंटी एडजुवेंट मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्वीन एक खास किस्म का सर्फेक्टेंट या फिर आप इसको डिटर्जेंट कह सकते हैं। ये उस बैक्टीरिया को साथ में अटैच होने से रोकता है, मतलब कि व्हेन यू वांट टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम, सो आपने क्या करना है, आपने उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के मीडिया के अंदर खासतौर पर ब्रॉथ के अंदर ये ट्वीन डाल देना है। उससे क्या होगा कि ये जो ट्वीन है ये एज एमल्सिफाइंग एजेंट काम करेगा और उस वो जो डिवाइडिंग बैक्टीरिया है उनको आपस में से दूर रखेगा, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया वेरी वेल, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब आइए बात करते हैं कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस। सो अगर बात करें इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस तो एक बात याद रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन होते हैं टीबी के, यानी माइकोबैक्टीरियम मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी के अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि 90% केसेस में ये जो बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता, यानी आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्ट कर जाता है। और सिर्फ 10% केसेस में ये जो बैक्टीरिया है ये सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, 90% ऑफ द केसेस यानी 90% ऑफ द इन्फेक्शन कॉज बाय दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि वो जाहिर ही नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी खुद ही उसको कॉप कर लेती है। सिर्फ 10% चांसेस हैं कि 10% इन्फेक्शन सिम्प्टोमेटिक फेज में जा सकते हैं और वो एक्टिव टीबी कॉज कर सकते हैं। एक और बात, जो 90% ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है वाया दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज लेटेंट टीबी, यानी लेटेंट इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और जो 10% है जो कि एक्टिव में, मतलब जो कि जाहिर हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, उसको आप लोग कहते हैं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो बिफोर पैथोजेनेसिस आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के ऊपर। सो ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वाया एयर, बिकॉज एज वी नो कि ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली एयर्स के जरिए, हवा के जरिए आपके यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल करते हैं, यानी व्हेन अ पीपल विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, एक और बात, वो पेशेंट जिसके अंदर इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लेटेंट फेज में, यानी 90% ऑफ द केस में, यानी जो लेटेंट इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं वो इस बीमारी को स्प्रेड नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। देन अच्छा, ट्रांसमिशन इसकी कुछ इस तरह से होती है कि व्हेन पीपल विद एक्टिव टीबी कफ, स्पिट, स्पीक और स्नीज, यानी कि जब वो लोग जिनको एक्टिव टीबी हुआ होता है वो जब बात करते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं या फिर छींकते हैं तो उनके मुंह से निकलते हैं एज वी नो के बहुत सारे एरोजोल्स, यानी कि इन्फेक्शियस एरोजोल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यानी छींकने के वक्त जो छोटे छोटे लिक्विड के जर्रे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में आपके मुंह से निकलते हैं, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इन्फेक्शियस एरोजोल ड्रॉपलेट्स, जिनका जो डायमीटर है वो है अबाउट 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये बैक्टीरिया होता है और जब दूसरा इंसान सांस लेता है तो एज वी नो कि वो जो ड्रॉपलेट्स एक एक्टिव टीबी वाले पेशेंट ने हवा में छोड़े थे वो हवा के जरिए दूसरे एक नॉर्मल पर्सन में जाते हैं और वहाँ जाकर ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। अच्छा, वन थिंग एज आई हैव सेड दैट के ओनली 10 to 5% चांसेस हैं कि दिस टीबी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक लेस सिवियर, वो एक नॉर्मल पर्सन में जाके एक्टिव और सिवियर ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर सकता है। सो व्हाई इज दैट, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% में क्यों? अच्छा, वो जो 10% जिनमें माइकोबैक्टीरियम जाके इन्फेक्शन कॉज कर पाता है वो खास लोग होते हैं। खास लोग किस तरह से, आया तो वो ओवर एज होंगे, मतलब बूढ़े लोग होंगे, या तो वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होंगे। यानी इन शॉर्ट बात यह है कि हर वो इंसान जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है उसमें ये खतरा ज़्यादा है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन एक्वायर दिस टीबी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर ट्रांसमिशन रिस्क के ऊपर बात करें कि वो कौन कौन से लोग होते हैं जो कि इन टीबी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं, सो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी हर वो इंसान जिसको HIV इन्फेक्शन है। एज यू नो कि HIV में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, उसमें ये जो चांसेस 5 to 10% नॉर्मल में है उसमें ये चांसेस जो है वो 30% तक इंक्रीज कर जाते हैं। मतलब कि एक आम इंसान में अगर 5 से 10% चांस है कि एक जो बैक्टीरिया है ये वाला ये इन्फेक्शन कॉज कर दे, तो उन पेशेंट में ये चांसेस 5-10 से जाकर 30 पर लाया करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑटो इम्यून की डिजीज़ है तो आप उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ना, तो ऐसे लोग जो इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, उनमें ज़्यादा चांस होते हैं कि दे कैन एक्वायर इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर अल्कोहल यूजिंग पीपल्स, यानी वो लोग जो शराब पीते हैं उनमें भी हाई चांसेस हैं कि उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। देन डायबिटीज़ वाले पेशेंट, इसके अलावा स्मोकिंग वाले पेशेंट, ठीक है, यानी जो लोग स्मोक करते हैं, जिन
एयर पोल्यूशन यानी एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन यानी वो लोग जो जिनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो उनमें भी चांसेस हो सकते हैं कि वो इस इन्फेक्शन को एक्वायर कर सकें। इसके अलावा यंग एज यानी वो बच्चे यानी वो लोग जिनमें इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अंडर डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दैट एज। इसके अलावा जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी यहाँ पर ट्रांसमिशन रिस्क में या फिर एक्वायरिंग रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये था कुछ ओवरव्यू कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से जाती है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज और रिस्क फैक्टर्स हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कितने % चांस है कि ये इन्फेक्शन हो जाए और कितने % चांस है कि नहीं है, और क्यों नहीं हो सके ये इन्फेक्शन, उसकी भी हम लोगों ने रीज़न डिस्कस कर ली कि बिकॉज ये इन्फेक्शन खाली उन लोगों में होता है जिनमें जो इम्यून सिस्टम वो थोड़ा सा अंडर डेवलप या फिर कॉम्प्रोमाइज होता है बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस लाइक HIV और एड्स। सही है। सो इट वाज द ओवरव्यू। अब आइए बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि हाउ डज दैट पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंटर इनटू बॉडी। ठीक है, और आपकी बॉडी में एंटर करके आपको वो इन्फेक्शन कॉज करता है और वो किन किन पाथवे के जरिए से कॉज करता है। आइए बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। सो अब आइए बात करते हैं कि हाउ डज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज यू ट्यूबरक्लोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन्फेक्टिंग डोज के ऊपर, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना चाहिए होता है जो कि आपकी बॉडी में जाके आपको ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर सकता है। सो 10 से कम बैक्टीरिया भी अगर एक एरोजोल के अंदर आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो भी आपको टीबी कॉज कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 बैक्टीरिया या 10 से कम भी आपको अगर एक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं तो वो बैक्टीरिया कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। सो कहानी स्टार्ट होती है इनहेलेशन से, यानी कि जब आप एक इन्फेक्टेड इंसान के मुंह से निकला एरोजोल इनहेल करते हैं जिसके पास होता है, यानी उस एरोजोल के अंदर होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पासेस ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ हेयर, फ्लैजिला एंड म्यूकस रीच एल्वोलाई, यानी कि एज यू नो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एयर को जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होकर गुजरती है उसको फिल्टर आउट करती हैं, जिनमें आपके पास हेयर्स होते हैं, फ्लैजिला होता है, म्यूकस होता है, और एंड में जाकर वो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये तमाम रेजिस्टेंस को पास करता है और एल्वोलाई के अंदर, यानी एज यू नो कि जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पर आपकी एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो एल्वोलाई में पहुंचता है। एट रेस्पिरेटरी सरफेस इट विल इन्वेड द एपिथेलियम, यानी कि एल्वोलाई के अंदर जो एपिथेलियम होती है वहाँ से ये बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर यानी एपिथेलियल सेल के अंदर जाता है और वहाँ से आपके लंग के टिश्यू के अंदर जाता है। एज यू नो कि जब वो टिश्यू के अंदर जाता है तो वहाँ पर होते हैं फेगोसाइट। सो वो जो फेगोसाइट होते हैं वो इसको फेगोटाइज कर लेते हैं, यानी कि उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मैक्रोफेजेस फेगोटाइज करते हैं। और देन एज सून एज दैट पर्टिकुलर मैक्रोफेज इनगल्फ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। यहाँ पर एक बात समझते हैं कि एक फेगोसाइट का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। देखें, एज वी नो कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो मैक्रोफेजेस हैं दे आर आल्सो नोन एज फेगोसाइटिक सेल, यानी फेगो मीन्स खाना एंड साइट मीन्स सेल, मतलब ये एक ऐसा सेल है जो कि खाने की सलाहियत रखता है, यानी बहुत ही लार्ज साइज होता है और ये हर फॉरेन चीज़ को या फिर हर रस्टेड या फिर पुरानी चीज़ को यानी ओल्डेड सेल को, डेड सेल को या फिर नेक्रोटिक सेल को ये खा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी सलाहियत ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर उस चीज़ को जो कि खतरनाक होती है उसको ईट करता है, और जब वो चीज़ इसके अंदर जाती है यानी इस सेल के अंदर जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ फेगोसोम जाती है। फेगो मीन्स ईटिंग एंड सोम मीन्स बॉडी, यानी कि जो मैक्रोफेज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो उस चीज़ के इर्द गिर्द लिपट जाती है और उस चीज़ को यानी फॉरेन पार्टिकल जिसके ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन कोट हुई है उसको आप लोग फेगोसोम कहते हैं। देन मैक्रोफेज के अंदर होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम और वो फेगोसोम आपस में मिलते हैं एंड एज वी नो कि जो आपका लाइसोजाइम है उसके अंदर होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, एसिड्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो कि उस खास चीज़ को यानी उस फॉरेन चीज़ के साथ रिएक्ट करती हैं और उसको डाइजेस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कुछ इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि उस फेगोसोम और लाइसोसोम की जो फ्यूजन है यानी उनकी जो मिलना है उसको रोक देती है, मतलब इनहिबिट कर देती है मिलना। और अगर लाइसोसोम उस फेगोसोम के साथ मिलेगा नहीं, यानी वो जितने भी एंजाइम्स, एसिड, प्रोटीन्स, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो कि इस लाइसोसोम में प्रेजेंट हैं, जब वो उस फॉरेन चीज़ के साथ मिलेंगे नहीं तो वहाँ पर इस चीज़ की डिग्रेडेशन ही नहीं होगी, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विल सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेज। और ना सिर्फ सर्वाइव करता है, वो उसी के अंदर प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है। और द पॉइंट जहाँ पर वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके मैक्रोफेज के अंदर आया और अपनी प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दी, उस पॉइंट को आप लोग कहते हैं कि जनाब आपको हो गई है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के बाद आपको आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। अच्छा, वन थिंग, द साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस यानी 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, द साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस यानी वो जगह जहाँ पर आपको आपके लंग के अंदर पहली मर्तबा एक माइकोबैक्टीरियम आया और वहाँ पर उस मैक्रोफेज ने उसको इनगल्फ किया, तो उस साइड को आप लोग कहते हैं गोन फोकस। ठीक है, GHONFOCUS। अच्छा, ये मोस्टली जो गोन फोकस है ये कहते हैं कि प्रेजेंट होता है अपर पोर्शन ऑफ योर लंग। अच्छा, ये जो गोन फोकस की अपर पोर्शन में प्रेजेंस होने की जो मसलहत या फिर रीज़न है वो ये है कि एज वी नो कि आपके लंग के अंदर जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी लाइट गैस है एज फार एज अदर गैसेज इज कंसर्न, मतलब कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी लंग के अंदर थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहेगी बिकॉज उसकी जो वेट है वो इतना नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन इज अ लाइट गैस, यानी इट विल मूव ऊपर की तरफ इनसाइड द लंग। सो एज वी नो कि जिस तरह से हम लोगों ने इसके कैरेक्टर में पढ़ा था कि दिस बैक्टीरिया नीड्स वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट्स वाई कि आपके लंग के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन अपर पोर्शन में ज़्यादा होता है। ठीक है, देन वंस इट्स primary tuberculosis have occurred, then a primary immune response will occur
and the infected macrophage will be acted upon by other macrophage and cytotoxic cells and other immune cells, और वहाँ पर एक ग्रेनुलोमा फॉर्म कर जाते हैं। मतलब कैसे भी नो कि वो जो बैक्टीरिया है वो उस मैक्रोफेज के अंदर जिसको उसने यानी जिस मैक्रोफेज ने उसको इनगल्फ किया था, जब वो उसके अंदर ग्रो करने लगता है तो वो जो मैक्रोफेज है वो दूसरे इम्यून सेल को सिग्नल देता है और वो आके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पर एक टर्म है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जब एक दूसरा मैक्रोफेज उस इन्फेक्टेड मैक्रोफेज को खाने के लिए आता है तो एज वी नो कि मैक्रोफेज कैन नॉट ईट एनदर मैक्रोफेज, मतलब मैक्रोफेज किसी दूसरे मैक्रोफेज को नहीं खा सकता, बिकॉज अगर एक चीज़ आपसे साइज में छोटी है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आपसे साइज में आपकी ही जितनी है तो आप लोग नहीं खा सकते हैं। सो उस पॉइंट के ऊपर वो जो इनकमिंग न्यू मैक्रोफेज होते हैं वो उस इन्फेक्टेड मैक्रोफेज के साथ मिल जाते हैं और एक नया सेल बनाते हैं जिसको आप लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अच्छा, इसके रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो न्यू मैक्रोफेज आया है उसके अंदर जो लाइसोसोम होंगे वो जाके उस जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेज है उसको डाइजेस्ट करेंगे, बिकॉज एज वी नो कि मैक्रोफेज जो कि नया है, जो कि नॉर्मल है, वो ईट नहीं कर सकता, लेकिन उसको किल करना है तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को फ्यूज़ कर देगा उस इन्फेक्टेड मैक्रोफेज के साथ। तो उस फ्यूजन के बाद जो चीज़ नहीं बनेगी उसको आप लोग कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेज, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे साइटोटॉक्सिक सेल्स और जो आपके डिफरेंट किस्म के ग्रेनुलोसाइट्स हैं, मतलब यानी जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो उस इन्फेक्टेड मैक्रोफेज को घेरेंगे तो वहाँ पर एक ग्रेनुलोमा क्रिएट कर देंगे। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनुलोमा? ग्रेनुलोमा इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर। होता कुछ यूँ है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की फॉरेन चीज़ इंटर होती है जो कि साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, तो होता कुछ यूँ है कि डिफरेंट किस्म के इम्यून सेल उसको सराउंड कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं। इसमें आपके पास साइटोटॉक्सिक सेल भी हो सकते हैं, टी सेल भी हो सकते हैं, मैक्रोफेज भी हो सकते हैं, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो वो इस तरह से उस लार्ज बॉडी को सराउंड कर देते हैं और उसको इनसाइड दैट पर्टिकुलर रीजन किल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको आप लोग कहते हैं कि जनाब ये है ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा, राइट। अच्छा, सो इस तरह से ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इन शॉर्ट ये तमाम के तमाम जो आपके नए इम्यून सेल्स हैं वो उस पुराने इन्फेक्टेड इम्यून सेल को खाने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रेनुलोमा है इसको आप लोग कहते हैं एक्सुडेटिव लीजन, ठीक है। नाउ वंस this primary granuloma had formed, it will also result in increase of fluid inside alveoli which will be termed as exudative fluid. Now as we know कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसको आप लोग प्राइमरी इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। यानी जाहिर सी बात है, अगर एक टिश्यू के अंदर आपके बहुत सारे इम्यून सेल्स को एंटर होना है जो कि साइज में बड़े हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस टिश्यू की जो प्राइमरी जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं उसको थोड़ा सा वाइड होना पड़ेगा। तो जब वो ब्लड कैपिलरीज वाइड होंगी ताकि इम्यून सेल्स उस टिश्यू के अंदर इंटर हो सकें, तो इम्यून सेल के साथ साथ बहुत सारा फ्लूइड भी आपकी उस टिश्यू के अंदर इंटर होगा। लेकिन हमें ये पता है कि चूंकि ये लंग का टिश्यू है, जो लंग का टिश्यू है वो थोड़ा सा ओपन होता है बिकॉज ऑफ द सिंगल सेल थिक एपिथेलियम ऑफ दैट एल्वुलाई। तो उससे होता यह है कि नॉर्मल केस में जो आपका जो फ्लूइड है जो कि इन्फ्लेमेशन के पॉइंट के ऊपर उस टिश्यू में इकट्ठा होकर उसका साइज इंक्रीज कर देता है, अब वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आपके एल्वुलाई के अंदर इंटर होने लगता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आपके एल्वुलाई के अंदर इंटर होने लगता है उसको आप लोग कहते हैं क्या? उसको आप लोग कहते हैं एक्सुडेट फ्लूइड, ठीक है। देन एट दिस पॉइंट एक्सुडेटिव लीजन्स में रिकवर्ड, मतलब ये यहाँ पर ठीक भी हो सकते हैं, और एक्सुडेट जो फ्लूइड है इट विल रीएब्जॉर्ब, ठीक है। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि जो लीजन बना है, यानी ये जो एक्सुडेटिव लीजन बना है, इट विल गो अंडर मैसिव नेक्रोसिस, यानी इसके अंदर, यानी ये जो ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हुई है इसके अंदर जितने भी सेल्स आ गए हैं उसकी होती है मैसिव सारी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टॉक्सिन्स एंड डिफरेंट एपोप्टोटिक फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि वो जो इम्यून सेल्स हैं वो वहाँ पर जितने भी सेल्स इस ग्रेनुलोमा के अंदर आ गए हैं वो उसको नेक्रोटिंग के जरिए से उनको किल करने की कोशिश करेंगे। इन दैट लीजन एंड ग्रेनुलोमा विल बिकम सॉफ्ट, और उस नेक्रोसिस की वजह से वो जो ग्रेनुलोमा है वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा और वो लाइट येलो और चीज़ी टेक्सचर देने लगेगा। और उस चीज़ी टेक्सचर्ड स्ट्रक्चर को, यानी वो जो ग्रेनुलोमा जिसमें नेक्रोसिस की वजह से डिफरेंट किस्म के सेल लाइस हो गए हैं और उसका जो टेक्सचर है वो येलो और चीज़ी सा हो गया, उस स्ट्रक्चर को आप लोग फिर कहेंगे कि जनाब ये है कैसियस नेक्रोसिस। यानी कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया है का कैसियस नेक्रोसिस, और ये जो कैसियस नेक्रोसिस के बनने का अमल है उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको आप लोग कहते हैं कैसिएशन। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कैसियस नेक्रोसिस इज कॉल्ड एज कैसिएशन, ठीक है। एंड दैट कैसिएटेड लीजन इज नाउ टर्म्ड एज प्रोडक्टिव लीजन। एक था एक्सुडेटिव लीजन, और जब उस एक्सुडेटिव लीजन के अंदर नेक्रोसिस हुई, हैवी नेक्रोसिस हुई, तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्टिव लीजन। नाउ अगर इस प्रोडक्टिव लीजन के स्ट्रक्चर के ऊपर देखें, सो प्रोडक्टिव लीजन विल डेवलप इनटू क्रॉनिक ग्रेनुलोमा। क्रॉनिक कहते हैं लंबा, और ग्रेनुलोमा कहते हैं स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। इस प्रोडक्टिव लीजन के 3 जोन्स होते हैं, या फिर आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप लोग कहते हैं सेंट्रल जोन विच कंटेन मोस्ट ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस एंड माइक्रोबैक्टीरियम एंड अदर टाइप्स ऑफ इम्यून सेल, यानी वो रीजन जिसके अंदर सारा का सारा आपका जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेज क्या है? एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। इसके अलावा मिड जोन यानी कि सेंट्रल जोन के आसपास का एरिया,
It is comprised of pale epithelioid cells, ठीक है. Then you have peripheral zone which is surrounded by, as I've said, के fibroblast, lymphocyte and monocyte, यानी कि that particular region is surrounded by different types of immune cells. और उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि वो वहाँ पर हैवी नेक्रोसिस करेंगे by their cytotoxins and other different growth inhibiting factors, ठीक है. अच्छा, then this productive lesions may undergo the healing process. अच्छा, अब यहाँ पर या तो healing हो सकती है, मतलब कि ये जो प्रोडक्टिव लीजन बने हैं ये हील करेंगे, और ये हील किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस, यानी कि उस पर्टिकुलर लीजन के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो फाइब्रिन प्रोटीन्स हैं वो आके इकट्ठा होंगे, और जब वहाँ पर फाइब्रोसिस होगी सो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्टिव लीजन बिकम्स कैल्सिफाइड, और दैट पर्टिकुलर कैल्सिफाइड प्रोडक्टिव लीजन इज नोन एज रैंकी कॉम्प्लेक्स, यानी उसको आप लोग नाम देते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है. समटाइम्स दिस कैल्सिफाइड लीजन ऑन हैवी ब्रीथ, यानी जब आप सांस ज़्यादा जोर से लेते हैं, यानी जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक्टिव पेशेंट जोर से सांस लेता है या छींकता है, सो ये जो प्रोडक्टिव लीजन के अंदर जितना भी ये जो चीज़ी सब्सटेंस होगा, ठीक है, यानी ये जो कैसिएशन के प्रोसेस के थ्रू होता हुआ ये जो कैसियस नेक्रोसिस के जो सब्सटेंसेस हैं जो कि उस प्रोडक्टिव लीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उस हैवी झटके की वजह से बिकॉज ऑफ ब्रीथ एंड कफ वो आपके एल्वुलाई के अंदर आ जाएंगे, यानी जो एल्वुलाई की कैविटी होती है वो उसके अंदर आ जाएंगे, और वहाँ से एक इरिटेशन गोज करेंगे, और ये विद कफ एंड स्नीज आपके माउथ की तरफ भी आ सकते हैं. समटाइम्स गोन फोकस गेट्स इनलार्ज, एज वी नो कि जो गोन फोकस सेट वाज द प्राइमरी रीजन जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था, जब वो इनलार्ज होता है इन डायमीटर, देन ड्यूरिंग द इनलार्जमेंट प्रोसेस समटाइम्स इट कवर्स द लिम्फ वेजल्स ऑन ब्रोंकाई, यानी जो ब्रोंकाई है, एज वी नो के जो ट्रेकिया है सांस की नाली, उससे दो निकलती हैं ब्रोंकाइज, है ना, जो दो पाइप्स निकलती हैं जो कि एक लंग्स में जाती है और दूसरे वाले लंग में जाती है, उस पाइप को आप लोग कहते हैं ब्रोंकाई, उसके अंदर होती हैं लिम्फ वेसल्स, उसको आप लोग कहते हैं हीलियरी लिम्फ वेसल. तो जब वो गोन फोकस इंक्रीज करता है अपना डायमीटर, तो समटाइम्स वो अपने डायमीटर में ये हीलियरी लिम्फ वेसल्स को भी इंक्लूड कर देता है, एंड दैट्स हाउ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रीच इन द लिम्फेटिक सिस्टम, बिकॉज आपको पता है कि अगर वो गोन फोकस का डायमीटर टच कर रहा है इस हीलियरी लिम्फ वेसल को, तो यानी लिम्फ वेसल टच कर रही है इनसाइड द गोन फोकस, यानी इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम, और इस तरह से वो जो माइकोबैक्टीरियम है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में रीच करता है, एंड फ्रॉम लिम्फ इट enters into the blood, or blood will take it to all across the body and causing infection of GIT, यानी gastrointestinal tract, kidney, यानी आपकी किडनी का इन्फेक्शन कॉज होगा, लिवर यानी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन कॉज होंगे, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं. सच एक्स्ट्रा पल्मोनरी, सॉरी यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा हेपेटिक लिखा है, इट्स नॉट एक्स्ट्रा हेपेटिक, इट्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पल्मोनरी, यानी एक्स्ट्रा मीन्स बाहर एंड पल्मोनरी मीन्स फ्रॉम लंग. सो दिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज टर्म्ड एज सिस्टमैटिक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, एंड गोन फोकस बिकम्स गोन कॉम्प्लेक्स. अच्छा, तो जब वो गोन फोकस आपकी लिम्फ वेसल तक पहुंचता है हीलियरी लिम्फ वेसल के साथ, तो उस पॉइंट के ऊपर उस गोन फोकस को आप लोग क्या कहते हैं? आप उसको गोन कॉम्प्लेक्स कहने लगते हैं, बिकॉज वो जो गोन फोकस है वो रीच करके आपकी लिम्फ वेसल के अंदर, और लिम्फ वेसल के थ्रू आपकी बॉडी में ऑल अक्रॉस द बॉडी वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो रीच आउट हो गया, और इस किस्म के ट्यूबरक्लोसिस को आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं सिस्टमैटिक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस. अच्छा, यहाँ पर आपकी जितनी भी पैथोजेनेसिस है वो एक्सेट करती है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ द पैथोजेनेसिस. लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है? बिकॉज ऑफ इम्परमिएबल गोन फोकस, बिकॉज जो आपका गोन फोकस है वो इम्परमिएबल है, मतलब उसके अंदर ना कोई चीज़ आ सकती है ना कोई चीज़ जा सकती है, लेकिन जो भी चीज़ है वो सिर्फ किल हो सकती है, ये उसका फंक्शन है. APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैन नॉट प्रेजेंट द माइकोबैक्टीरियम एंटीजन, एंड एंटीजन प्रोडक्शन विल नॉट स्टार्ट एंड इट विल कॉज मोर इशू. यानी एज वी नो कि जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल डेंड्रिटिक सेल, माइक्रोग्लिया सेल या फिर मैक्रोफेजेस, वो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग का काम भी करते हैं, यानी आपके वो टी हेल्पर सेल को जाके एक्टिव करते हैं, और टी हेल्पर सेल जाके आपका बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है. लेकिन जो आपके इनसाइड द लीजन जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो बाहर नहीं आ सकते, मतलब दे कैन नॉट प्रेजेंट एंटीबॉडी. तो अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी तो एंटीबॉडी बनेगी भी नहीं. वन पॉइंट, अगर एंटीबॉडी नहीं बनती तो एज वी नो कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं. अच्छा, बिकॉज ऑफ द intracellular growth of mycobacterium tuberculosis, antibiotics are almost ineffective. यानी कि आपके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो ग्रोथ कहाँ कर रहा है? इनसाइड द मैक्रोफेज, और अगर मैक्रोफेज के अंदर ग्रो कर रहा है तो देयर इज नो मेडिसिन जो कि आपके उस बैक्टीरिया को जाके इफेक्ट करे जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट है. सो दैट्स हाउ ये जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस डिजीज के अंदर ये इतनी बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. सो ये थी आपकी पैथोजेनेसिस. अब आइए बात करते हैं सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिम्टम्स के ऊपर बात करें, सो एज वी नो कि ट्यूबरक्लोसिस इन लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एंड ट्यूबरक्लोसिस आउटसाइड ऑफ द लंग्स इज नोन एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, आल्सो नोन एज मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, एंड
आल्सो नोन एज डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो अगर इसके कुछ जनरल सिम्टम्स की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई फीवर यानी तेज बुखार, नाइट स्वेट्स यानी रात के पसीने यानी रात में आपको पसीने आएंगे, चिल्स आपको सर्दी लगेगी, लॉस ऑफ एपिटेट यानी एनोरेक्सिया आपको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस, जाहिर सी बात है अगर आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते तो आपका वेट लॉस होगा, फटीग यानी आपको थकान महसूस होगी, कफिंग अप ब्लड यानी आपकी खांसी के साथ ब्लड आएगा और इस कंडीशन को आप लोग क्या कहते हैं, हीमोप्टाइसिस, ठीक है। देन चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, सो इट हैज़ सम सिम्टम्स लाइक मेनिंगिटिस, ठीक है, यानी आपकी मेनिंग का इन्फ्लेमेशन, मेनिंगिटिस के बाद आपका इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक का, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूटीआई। इसके अलावा आपको अर्थराइटिस भी हो सकता है। सो दिस वाज द सिम्टम्स। अब ये बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं कि आप इसमें यानी इस डिजीज़ में सैंपल्स कहाँ से लेते हैं, सो स्पेसिमेन ऑफ टीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश स्प्यूटम यानी बलगम, ठीक है, गैस्ट्रिक वॉशिंग यानी अगर आपका मैदा वॉश होता है तो वहाँ से भी आप इसके सैंपल ले सकते हैं, वहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड यानी आपकी जो लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उससे भी आप लोग ले सकते हैं, जॉइंट फ्लूइड जो आपकी जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है उसको भी आप लोग ले सकते हैं, बायोप्सी मटेरियल यानी अगर आप अपनी लंग का कोई टिश्यू लेते हैं तो उससे भी आपका टेस्ट हो सकता है, ब्लड के जरिए भी हो सकता है, और अदर ससेप्टेबल मटेरियल एंड एक्सुडेटिव फ्लूइड आल्सो, यानी जो आपका एक्सुडेट होता है यानी जो आपका लंग के अंदर एक फ्लूइड आ जाता है जिसको हम लोगों ने पैथोजेनेसिस के अंदर डिस्कस किया था कि वो कहाँ से आता है, वो क्या होता है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। सो दिस इज द स्पेसिमन, यानी इस चीज़ को आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर डायग्नोसिस के ऊपर बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सैंपल, एज यू नो कि आप लोगों ने सैंपल तो ले लिया, सैंपल लेने के बाद आप उस सैंपल का परफॉर्म कर सकते हैं एलाइजा, एलाइजा के बाद आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं पीसीआर अगर आपके पास उस माइकोबैक्टीरियम का कोई सेल आपको मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं एक खास किस्म का टेस्ट जो कि एक प्राइमरी टेस्ट होता है इस केस में, उसको आप लोग कहते हैं ट्यूबरसिलिन टेस्ट। तो वो क्या होता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ये जिसको आप लोग मैनटॉक्स टेस्ट या फिर टीबी टेस्ट या फिर आप लोग इसको प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, क्या करते हैं हम लोग इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एक ब्रोथ मीडियम में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। ग्रो करने के बाद आप उसका 6 वीक ओल्ड जो उसका मीडिया होता है उसको लेते हैं और उस मीडिया से, एज वी नो कि ट्यूबरक्यूलिन इज द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आप लोग उस मीडिया से वो जो सारा का सारा ट्यूबरक्यूलिन है उसको आप लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज नोन एज प्योरिफिकेशनल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। एंड देन जब आपके पास वो प्रोटीन आ जाता है तो उस प्रोटीन से आप लोग टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट पीपीडी टेस्ट, या फिर आप इसको ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, एज यू नो कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का प्रोटीन है बेसिकली इट इज एंटीजेनिक, मतलब कि ये एंटीबॉडी को ट्रिगर कर सकता है, मतलब इट कैन, अगर आपके अंदर वो इन्फेक्शन है तो आपके अंदर चांसेस हैं कि इस प्रोटीन के खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि इस प्रोटीन को हम लोग वो सस्पेक्टेड इंसान में जिसके अंदर हमको शक होता है कि यार इसको टीबी हो सकता है, उसके अंदर हम लोग इसको इंजेक्ट कर देते हैं और 48 टू 72 आवर्स के बाद हम लोग उस पॉइंट के ऊपर जहां पर उस चीज़ को इंजेक्ट, यानी जहां पर उस ट्यूबरसिलिन को इंजेक्ट किया गया था, हम लोग उसको देखते हैं। अगर वहां पर किसी किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स हमें फील होता है, फॉर एग्जांपल वो जगह रेड हो गई है, उस चीज़ का डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, वहां पर एक दाना सा बन गया है, अगर इस तरह का कोई इम्यून रिस्पॉन्स हमें नजर आता है तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनाब इस ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन ने इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर जाके एक इम्यून रिस्पॉन्स कॉज किया। और इम्यून रिस्पॉन्स कब कॉज होगा, जब उस इंसान के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी उस प्रोटीन यानी उस एंटीजन के खिलाफ। और अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो मतलब वो एंटीजन या फिर वो प्रोटीन पहले से प्रेजेंट है, और पहले से प्रेजेंट कब होगा, जब पहले से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट होगा। So this was it with this mycobacterium tuberculosis या फिर TB. I hope so that you may have understand the concepts, the pathogenesis, the characteristics of organism and symptoms diagnosis. And if you like this video, so please share it with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Goodbye.